नमस्कार, विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ हैं गार्गी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष, पंकज चौधरी को चुना गया निर्विरोध। 7 बार रह चुके हैं महाराजगंज से सांसद। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर बीजेपी का करारा पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कांग्रेस करती है वोट जिहाद का समर्थन। कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम भगदड़ मामले में राज्यपाल का बयान, कहा इस घटना ने किया फुटबॉल प्रेमियों को बेहद शर्मिंदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया घटना पर दुख। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आज, राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025। ऊर्जा दक्षता के महत्व को रेखांकित करता है आज का ये दिन। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 आज धर्मशाला में। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। उत्तर प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल गया है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया। पंकज चौधरी निर्विरोध उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। वे महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान समय में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी हैं। पंकज चौधरी के नाम का ऐलान होते वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी को कमल का झंडा सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ता भी जोश में नजर आए और ढोल नगाड़े बजाते हुए दिखाई दिए। पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंकज चौधरी अनुभवी कार्यकर्ता और नेता हैं और उन्हें कमान मिलने से कार्यकर्ता दोगुने जोश से काम करेंगे। और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की रैली पर भाजपा ने करारा पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वोट जिहाद का समर्थन करने वाली कांग्रेस ने हताशा में प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र कमेंट किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अराजकता का प्रतीक बन गई है। राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। यह दर्शाता है कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है।
भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि केरल में नगर निगम चुनावों के नतीजों में वोट चोरी किसने की है। उन्होंने पूछा, जहां कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी से हारी या कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से हारी, वहां वोट चोरी किसने की। कि जब कम्युनिस्ट गठबंधन की सरकार यानी एलडीएफ सत्ता में थी और कांग्रेस दोबारा चुनाव हार गई, यूडीएफ फिर चुनाव हार गई और सत्ता में नहीं आ पाई, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा वोट किसने चोरी किया? कम्युनिस्टों ने। भारतीय जनता पार्टी तो वहां पे है नहीं। और नगर निगम के चुनावों में जहां जहां कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों से हारी है केरल में, और जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से हारी है, किसने किसका वोट चोरी किया? कांग्रेस पार्टी आज भारतीय राजनीति के लिए एक अभिशाप के समान होती चली जा रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जिस विषय पर संसद में चर्चा हो चुकी है उस पर पार्टी ने रैली की है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की रैली घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रही है। माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि 45 दिन के अंदर ही आप इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। एसआईआर होने की आवश्यकता क्यों है, इस विषय को लेकर भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने विस्तार में अपने विषय को रखा। और वोट चोरी अगर वास्तविक रूप में किसी ने किया तो किस 3 ओकेजन पे, किस 3 समय पर वोट चोरी हुआ, यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया। एक, जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनना था, इसको लेकर किस प्रकार नेहरू जी को 1 वोट मिलने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी का ये सबसे बड़ा वाकया था। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि वोट चोरी कांग्रेस के दौर में हुई थी, जब नेहरू को 1 वोट मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री बना दिया गया था। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे हैं, तब जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। गृह मंत्री जी ने घुसपैठियों का जिक्र किया कि घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी चेष्टा कर रही है। तब कांग्रेस पार्टी तुरंत उठकर खड़ी हुई, उन्होंने प्रतिरोध किया और फिर वॉकआउट किया। तो एक बात संपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके। कि राहुल जी, अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है, तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। जब उन्होंने मोदी जी के खिलाफ गालियों का प्रयोग किया है, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी माता जी को गाली दी है और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तब कांग्रेस को जनता ने नकारा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के इवेंट के दौरान हंगामा हुआ था। इस इवेंट में ऑर्गेनाइजरों पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। राज्यपाल ने इस इवेंट को सिस्टम की नाकामी करार दिया है। मेसी के शो के बाद हुए बवाल की जांच जारी है। मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी स्टेडियम पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। इस टीम के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस असीम रॉय हैं। टीम के बाकी सदस्य भी मामले की जांच के लिए पहुंचे हैं। फुटबॉलर मेसी के इवेंट के बाद गुस्साई भीड़ ने कुर्सियां तोड़ दी थी। इस मामले में इवेंट के ऑर्गेनाइजरों पर आरोप लगाए गए हैं। सीवी आनंद बोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में जांच कर रही गठित समिति से मुलाकात की है। इस घटना ने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों और कोलकाता के लोगों को बेहद शर्मिंदा किया है। भविष्य में इस तरह के आयोजनों के प्रबंधन के लिए एक मानक प्रक्रिया होनी चाहिए।
The systemic failure, his visit has been messed up beyond description. The reasons behind this, how this could happen, what is the role and responsibility of the organizers, what is the role and responsibility of the government, particularly the police. I could also meet the committee which has been set up for this purpose, headed by a retired judge of the High Court, the Chief Secretary, Home Secretary and others in the picture. This incident, this single incident has brought untold shame to the football lovers everywhere, particularly those in Calcutta, a judicial inquiry into the matter. This I had pointed out immediately after the incident took place. Arrest of the organizers, not the organizers. Refund the ticket money paid by the public. वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सॉल्ट लेक स्टेडियम का इवेंट फुटबॉल फैंस के लिए ना होकर टीएमसी के नेताओं के लिए था। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में हर तस्वीर में मेसी के इर्द गिर्द सिर्फ टीएमसी के नेताओं का ही जमावड़ा था। पुलिस को भ्रष्टाचार में और पार्टी का सेवा में यूज करके पुलिस का जो अपने गरिमा है, ये गरिमा यह सरकार खत्म कर दिया पहले। और जिस तरीके से यहाँ का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फायर मिनिस्टर, ये सब लोग ममता बनर्जी का रिश्तेदार को लेकर सेल्फी उठाने के लिए जो मेसी जी को देखने के लिए आया था, बहुत कीमत चुका के आया था, 10,000 15,000 का टिकट परचेज करके आया था, उनको मौका नहीं मिला, मौका नहीं दिया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। केरल स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से ईसाई बहुल क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि सीपीएम के खिलाफ मुस्लिम अल्पसंख्यक मतों का एकजुट होना और अधिक स्पष्ट नजर आया। चुनाव परिणामों में भाजपा ने 26 ग्राम पंचायतों, 2 नगर पालिकाओं और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत हासिल की है। इसके अलावा पार्टी ने लगभग 1500 ग्राम पंचायत वार्ड, 50 से अधिक ब्लॉक पंचायत वार्ड, 324 नगर पालिका वार्ड और 91 निगम वार्डों में जीत हासिल की है। भाजपा अब तिरुवनंतपुरम नगर निगम के साथ साथ पलक्कड़ और त्रिपुनिथुरा नगर पालिकाओं में सत्ता में आ रही है। पलक्कड़ में पार्टी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि त्रिपुनिथुरा में उसे 21 सीटें मिली हैं। कोडंगलूर, वर्कला, शोरनूर और ओट्टापलम जैसे क्षेत्रों में भाजपा डबल डिजिट में पहुंचने में सफल रही। महत्वपूर्ण ये भी है कि एनडीए कई ऐसी नगर पालिकाओं में दूसरे स्थान पर रहा जो पहले एलडीएफ और यूडीएफ के अभेद्य गढ़ माने जाते थे। थोडुपुझा, अटिंगल, चेंगनूर और मेवेलिकारा सहित कई क्षेत्रों में एनडीए ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। कोट्टायम जिले में भाजपा ने 3 पंचायतों में सत्ता हासिल कर यह संकेत दिया कि पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 3 देशों की यात्रा जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान
की विदेश यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा पर रहेंगे। 16 से 17 दिसंबर तक पीएम मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 17 से 18 दिसंबर तक ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान जाएंगे। जॉर्डन और भारत के संबंध काफी पुराने हैं। इन्हीं सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों पर पेश है डीडी न्यूज के लिए तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। हमारे बॉलीवुड और योग से लेकर जॉर्डन की पेट्रा और वादी रम तक ये साझा विरासत भारत और जॉर्डन के संबंधों की अनूठी मिसाल की एक शानदार वानगी पेश करती है। दोनों देशों के संबंध कूटनीति से बहुत आगे, लोगों के बीच आपसी जुड़ाव पर आधारित है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ जॉर्डन में सक्रिय भारतीय समुदाय इस स्थायी रिश्ते को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दरअसल जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति ही उसे एक रणनीतिक महत्व प्रदान करती है और भारत के लिए कई नए अवसर खोलती है। पश्चिम एशिया के चौराहे पर स्थित जॉर्डन भारत के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार बनकर उभरा है। राजनीतिक स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और अकावा के रेड सी तक पहुंच के साथ दोनों देशों के संबंध और ज्यादा गहरे होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देश नए आर्थिक संबंधों की नई गाथा लिखेंगे। 15 से 18 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। उद्देश्य होगा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत के महत्वपूर्ण साझेदारियों को मजबूत करना। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से खास मुलाकात करेंगे। भारत और जॉर्डन के 75 साल पुराने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने पर दोनों देश चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में एक भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद जरूरी है। लॉजिस्टिक, ऊर्जा और उद्योग में उभरते निवेश दोनों देशों के लिए आर्थिक प्रगति में सहायक साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भविष्य की जरूरतों और दीर्घकालिक साझेदारी पर केंद्रित रहेगा। सदियों पुराने इस सभ्यतागत संबंध में भारतीय कला की लोकप्रियता, योग और आयुर्वेद का आकर्षण, भारतीय त्योहारों का उत्सव शामिल है। वहीं जॉर्डन की समृद्ध विरासत, शैक्षणिक और छात्रों के बीच आदान प्रदान दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का दोनों देशों को न केवल राजनीतिक लाभ मिलेगा बल्कि भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारी के साथ साथ भविष्य में राजनीतिक स्थिरता के नए आयाम इसमें जुड़ने जा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। आज भारत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहा है। ये ऊर्जा दक्षता के महत्व को रेखांकित करने, ऊर्जा संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की प्रगति को उजागर करने का अवसर है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है और इसका संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। ये भाव विश्व को दिए गए हमारी संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपलोड किया है, जिससे हमारा योगदान ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में मजबूत हुआ है और विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेट जीरो गोल्स की दिशा में भारत की प्रभुत्व भूमिका स्पष्ट हुई। दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश भवन इन दिनों रंगारंग परंपराओं और स्वाद से सराबोर है। यहाँ 3 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया गया है, जो राजधानी वासियों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विरासत से रूबरू करा रहा है। मध्य प्रदेश उत्सव में कदम रखते ही आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की झलक देखने को मिलती है। ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों तक राज्य की विविधता को आकर्षक प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये आयोजन मध्य प्रदेश को दिल से जानने और महसूस करने का एक अनोखा अवसर है। हमें यहाँ के आज ऐसा लग रहा है कि हम पूरी मध्य प्रदेश की यात्रा पे ही पहुँच गए हैं। एक कम समय में हमने सब कुछ घूम लिया, भोपाल से लेके जबलपुर, मांडू से लेके सागर तक, तो आई एम सो हैप्पी। यहाँ चंदेरी और महेश्वरी वस्त्रों की खूबसूरत बनावट, बांस और धातु शिल्प की बारीक कारीगरी, मिट्टी की कलाकृतियाँ और गौंड व भील कला के अद्भुत नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। ये सभी कलाकृतियाँ राज्य के कारीगरों के हुनर और रचनात्मकता की जीवंत मिसाल है। बहुत सारे एक्जोटिक वेजिटेबल्स हैं, एक्जोटिक फ्रूट्स हैं जिसकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। छोटा वाला चेरी टमाटर है, ये शिवपुरी में हो रहा है। ये लाल मूली छोटी सी जो लोगों को यहाँ बहुत पसंद आ रही है। हमें भी ये एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर जितने लोग यहाँ भ्रमण करने आ रहे हैं सबको ये नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कम पैसे में ठीक ठाक बहुत अच्छा सामान और गवर्नमेंट का सामान है, तो निश्चित तौर पे उसमें कोई मतलब किसी और तरह का कुछ नहीं है। बच्चों के लिए भी इस महोत्सव में खास इंतजाम किए गए हैं। नृत्य, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बच्चे पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, जिससे पूरे परिसर में खुशी और उमंग का माहौल है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ड्राइंग करते हुए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने दिया बनाया। मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत अच्छा है यहाँ का खाना। स्वाद और स्वास्थ्य का संगम भी इस मेले में देखने को मिल रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश के उत्तम गुणवत्ता वाले मिलेट्स यानी श्री अन्न उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाते हैं। साथ ही दाल बाटी चूरमा, पोहा, जलेबी और भुट्टे का कीस जैसे पारंपरिक व्यंजन लोगों को मध्य प्रदेश के स्वाद से जोड़ रहे हैं। यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। सबसे अच्छा आपको यहाँ पर क्या लगा महोत्सव पे? खाना। तो देखिए बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे आपने देखा कितने खुश हैं यहाँ आकर, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ महोत्सव में आते हैं तो मध्य प्रदेश का पर्यटन, मध्य प्रदेश का स्वाद और मध्य प्रदेश की हस्तशिल्प कलाएं, इन तीनों के अनूठे संगम से आप मिल पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं। और जब खुले में खटिया पर बैठे होते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, मध्य प्रदेश के स्वाद को चख रहे होते हैं, तो यकीनन आप दिल्ली में बैठ के मध्य प्रदेश घूम आते हैं, मध्य प्रदेश की आत्मा को छू लेते हैं। कैमरा पर्सन राधे कृष्णा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए बात करते हैं खेल जगत की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले को भारत ने 101 रन से अपने नाम किया था, जबकि दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला दिया था। ऐसे में
आज भी दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज होने वाले मैच में टीम इंडिया बिना किसी गलती के जीत दर्ज करते हुए सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत आज स्क्वॉश विश्व कप के फाइनल में हांगकांग से भिड़ेगा। शनिवार को खेले गए स्क्वॉश विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने गत चैंपियन इजिप्ट को 3-0 से हराकर पहली बार स्क्वॉश विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम में शामिल जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, अभय सिंह और वेलावान सेंथिल कुमार का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है। टीम ने बिना कोई मैच गंवाए फाइनल में प्रवेश किया है। अब भारत की नजर फाइनल में जीत का सिलसिला जारी रखते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाने पर होगी। इसी के साथ इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और गार्गी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।